मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSC की प्रिपरेशंस आप लोगों ने वापस स्टार्ट जरूर कर दी होगी। एज यू नो हमारे दिल्ली के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट बदल चुकी है एंड नाउ इट्स बीजेपी एंड काफ़ी सारी चेंजेस हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार DSSC की जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है उनके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो DSSB के हमने फॉर्म्स भरे थे 2024 में, उसके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे? क्या वो एग्ज़ाम्स कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे? क्या वैकेंसीज रद्द तो नहीं हो जाएंगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब मैं सच बोलूँ तो नेक्स्ट वीक हमारा ये, आपको पता है ये हमारा हफ्ता ऑलमोस्ट ख़त्म है 16 तारीख को, एंड अगला हफ्ता आपका न्यू वीक आ जाएगा जिसमें आपका DSSB का एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा फॉर दी एग्ज़ाम्स, फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो अब सबसे पहले जो आप लोग ऑलरेडी वैकेंसीज, ऑलरेडी फॉर्म्स जो भर चुके हैं उनका एग्ज़ाम कैलेंडर इशू होगा। तो DSSB जनरली क्या होता है, अपना एक महीने का जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल होता है, एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल लेती है, मैक्सिमम 2 मंथ्स का निकाल लेती है। तो इसीलिए आपका अगले हफ्ते जो होगा, आई मीन बाय 20 और 22 फरवरी आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। और सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना, वो आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो होंगे फॉर मिसलेनियस पोस्ट। जो भी आपने जो, क्योंकि वो जो पोस्ट थी ना एक्चुअली में उनके जो नंबर था इट इज़ वेरी लेस। आफ्टर दैट उसके बाद सबसे जो कम पोस्ट थी आपकी वो PGTs की थी। उसके बाद आप लोगों का PGTs के PGT से पहले ऑफकोर्स आपकी जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, आपका जूनियर असिस्टेंट है, आपका LDC की एग्ज़ाम है, क्लर्क के एग्ज़ाम है। तो सबसे तुम्हारे जो भी पहले नॉन टीचिंग के एग्जाम्स है पहले वो कंडक्ट किए जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपकी PGTs की जो वैकेंसीज थी देवर लेस, वो कम थी नंबर में, तो इसलिए आपके फिर वो एग्जाम्स और PGTs के जो आपके फॉर्म है वो भी आप लोगों ने पहले भरे थे। तो उसी सीक्वेंस में जिस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे उसी सीक्वेंस में आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा एंड आफ्टर दैट आपके NTT के एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी है। सो ऐसा नहीं है कि नॉन टीचिंग के होंगे या टीचिंग के नहीं होंगे, नो, पहले सारे नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और उसी के बाद आप लोगों के टीचिंग के एग्ज़ाम्स होंगे। एंड ये एग्ज़ाम्स आप लोगों को 15-20 मार्च से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। जनरली DSSB अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 20 से 25 दिन पहले निकाल देता है। तो अगले हफ्ते आपके पूरे चांसेस यही रहेंगे कि आपका मार्च का पूरा स्केड्यूल आ जाएगा 15-16 मार्च से कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स अब अप्रैल और मार्च के आधे महीने में होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स होंगे। नाउ बात कर लेते हैं हमारे अब जो PGTs की वैकेंसीज अभी आई थी उसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो उसके एग्ज़ाम सच बोलूँ तो इस साल तो होने के कोई भी चांसेस नहीं है, नॉट एट ऑल। इस साल तो आपके जो पीछे एग्ज़ाम्स, मतलब पिछले साल आप लोगों ने फॉर्म भरे थे 2024 में, अगर वही एग्ज़ाम्स सारे हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब बहुत अच्छा मीन्स बहुत मुश्किल है वो एग्ज़ाम्स, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं वो जो नहीं हो पाए हैं। बट येस, पूरी कोशिश रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट की, DSSB की, कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना इस 22 सितंबर एट एनी कॉस्ट ये लोग कंप्लीट कर दें। पर हाँ, जो इस साल वैकेंसीज अब जो आ रही हैं, लाइक PGT की आ चुकी हैं, आपकी PRT की आएंगी, TGT की आएंगी, स्पेशल एजुकेटर की आएंगी, NTT की वैकेंसीज आएंगी, तो वो सारे की सारी वैकेंसीज तो आ जाएंगी। आप लोग फॉर्म भी भर पाएंगे बिफोर जून, मैं बोलूँ तो मतलब 1-2 महीने के अंदर ये सारे फॉर्म्स वगैरह भर पाएंगे। लेकिन इनके जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो आपके अगले साल होंगे, इस साल तो कोई भी चांसेस नहीं है एग्ज़ाम होने के। तो वापस आप लोगों को अपने स्टडी मोड में आ जाना चाहिए, आई होप, क्योंकि अब दोबारा DSSB अपने अगले हफ्ते से एक्टिव हो जाएगा वापस एग्ज़ाम्स को लेके। तो इसीलिए जो भी कन्फ्यूजन थी हमारे मन में कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कब होंगे, अगले साल होंगे, तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करके अब सीधा फोकस करिए स्टडीज़ पे। एंड अगर आप लोग एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, एकदम फ्रेशर हैं, आप लोगों ने DSSB का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया, आप लोगों ने प्रिपरेशन ही शुरू नहीं करी, तो अभी भी आपके पास वक्त है। बोलूँ तो टीचिंग के लिए आपके पास अभी भी 3 मंथ्स का आराम से टाइम है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा से नए सिरे से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी पढ़ाई की। एंड अगर आप लोग रिवीजन मोड में हैं तो अपनी रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए। अगर सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब चाहते हैं कि हाँ हम रिवीजन करें, तो डू रिवीजन, अवॉइड मल्टीपल बुक्स। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बजाय अगर आप एक ही बुक पढ़ेंगे सब्जेक्ट के लिए, लाइक NCERT, उसी सब्जेक्ट को, मतलब एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए, काफ़ी बार पढ़ लीजिए, 10-12 बार पढ़ लीजिए। पर येस, ऐसा मत करिए कि एक बार NCERT पढ़ी, एक बार हमने किसी और ऑथर की बुक पढ़ ली, एक बार तीसरे किसी और की कर ली। नो, आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है कि इतनी सारी बुक्स कलेक्ट नहीं करनी है। जस्ट फोकस ऑन NCERT। और NCERT की बेस जो होती है ना आपकी, एग्जाम्पलर भी मिलती हैं बुक्स NCERT की, उसमें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगी MCQs किस टाइप के आते हैं। और NCERT बेस्ड आपकी काफ़ी सारी MCQs की बुक्स होती हैं।
आप वो कर सकते हैं। वो नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो टेक्स्ट बुक की होती है वो सीरीज़ आप कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। नो, छोड़ नहीं सकते। जो हम सोचते हैं ना कि छोड़ सकते हैं वही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड स्पेशली जो कलर्ड बॉक्सेस होते हैं आप लोगों के, वो आपको ज़रूर करने हैं। वो कलर्ड बॉक्सेस के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम पर्पस। देन हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी जो पीजीटी की एज लिमिट है वो 30 साल कर दी गई है। लास्ट टाइम टीजीटी की जो एज लिमिट थी इट वाज 32 और 40 साल तक, मतलब 8 साल का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिला था फीमेल को। तो इस बार देखिए, अगर पीजीटी की 30 है, पीआरटी की 30 है, तो पूरे फुल चांसेस यही रहेंगे कि 30 ही साल आप लोगों की टीजीटीज़ की भी एज लिमिट हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप 38 ईयर्स तक ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर 38 वाले आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। एंड अगर एज लिमिट पीजीटीज़ की बढ़ती है, अभी देखो 30 साल दे दिया है, बट हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले ही आज हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट था पीजीटीज़ का, बट अगर एज लिमिट बढ़ी, अगर टीजीटीज़ की एज लिमिट 36 से 30 करना बहुत ही अचंभे की बात है। तो अगर एज लिमिट बढ़ी, वैसे चांसेस हैं हम होपफुली हम एक पॉजिटिव न्यूज़ सुन सकते हैं न्यू गवर्नमेंट से अपने, कि वो पीजीटीज़ की एज लिमिट बढ़ा दे। अगर पीजीटीज़ की एज लिमिट बढ़ गई वापस 36 ईयर्स हो गई, तब तो टीजीटीज़ को भी 32 ईयर्स तक का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर पीजीटीज़ की एज लिमिट नहीं बढ़ी तो टीजीटी की भी घटा के 30 साल कर दी जाएगी और 38 साल तक की फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। सो इसीलिए अपनी पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए अगर नहीं पढ़ा है। चैनल्स मैं आपको बहुत अच्छे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैं आपको बताती हूँ डियर सर चैनल इज़ द बेस्ट चैनल। अगर बुक्स वगैरह से सब कुछ पढ़ाई कर ली है एंड आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना है तो डियर सर पे काफ़ी सारे मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल्स होते हैं एग्ज़ाम पर्पस के, जो एग्ज़ाम मोड में आते हैं, एग्जामिनेशंस में आते हैं, अलग अलग टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, वो सारे गिवन हैं। आप कर सकते हैं। अपने मैथ्स के कोई कंसेप्ट अगर आपको समझने हैं तो आप वो समझ सकते हैं डियर सर क्लासेस से, अलॉन्ग विथ शॉर्टकट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको शॉर्टकट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एज एक क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ 35 सेकेंड, 34 से 35 सेकेंड मिलते हैं। एंड आपका पूरा जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपको पता है कि 200 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 120 मिनट में करने होते हैं, मतलब 2 घंटे में करने होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 34 to 35 सेकेंड से मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो स्पीड भी बढ़ानी है, अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ एक नोटबुक हमेशा लगाएं। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो एक नोटबुक अपने साथ रखें। जो जो कंसेप्ट कर रहे हैं ना उनके शॉर्टकट साथ साथ लिखते जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम एक्चुअली सर पे होगा 20 दिन पहले आप लोगों को एक एक क्वेश्चन ना करना पड़े, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके उसको शॉर्टकट अप्लाई करना पड़े। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैथ्स के जितने भी फार्मूलाज हैं उनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं और फार्मूला अप्लाई करना होता है, जनरली हम फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। और 8 तक की आप अगर मैथ्स करेंगे दैट इज़ इनफ, क्योंकि दैट इज़ जनरल पेपर। जनरल पेपर मतलब आपको जनरल आना चाहिए। जनरल में आपका जो, चाहे आपका हिंदी है, क्योंकि आपको पता है हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है 20 नंबर का, हिंदी भी 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, जीके 20 नंबर की। इसका नाम ही जनरल पेपर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जनरल थिंग्स पूछी जाएंगी। अगर आप सपोज टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए कर रहे हैं तो नेचुरल साइंस में येस आपको आना चाहिए एटलीस्ट 12 तक का साइंस। बट जब एक साइंस की टीचर है उसको इतनी ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं होगी हिंदी में, इंग्लिश में या मैथ्स में, तो वो क्या होगी क्योंकि आपको पता है जो सब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्लास 9 से, तो इसलिए जनरल पेपर है, मतलब जनरल आपको करना है। दैट इज़ 8 क्लास तक का सिलेबस आपको करना है। तो अब 8 में जो भी टॉपिक्स आ गए, इंग्लिश के ग्रामर के, हिंदी के ग्रामर के, आपके जीके के टॉपिक्स आ गए, तो वो सारी चीज़ें आपको करने हैं। जीके के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको करने ही करने हैं फॉर एग्जाम पर्पज़। रीजनिंग के लिए आई एम टेलिंग यू द चैनल। जीके के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रेजी जीके ट्रिक्स बहुत अच्छा चैनल है। एनसीईआरटी मंत्रा बहुत अच्छा है। फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन अच्छा है। एनसीईआरटी मंत्रा है एक चैनल, वो भी, उसमें काफ़ी सारी जीके के क्वेश्चंस हैं। एंड अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो अध्ययन मंत्रा पे आपके संदीप सर वहाँ पे टीच कर रहे हैं। एक एक क्लास आपकी 40-40 मिनट की है, बट यस इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतने ईजी
कंसेप्ट से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट हस रजिस्टर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और शॉर्टकट्स को नोट करते जाइए, ठीक है। आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग करने में, ठीक है। इन्जॉय करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंडली हमारा बचा हिंदी। हिंदी भी आपको अध्ययन मंत्रा में राहुल सर पढ़ाते हैं। उनकी 42 to 43 क्लासेज हैं, जिसमें एक एक कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से कराया हुआ है। क्रिया कराई हुई है, तो क्रिया को एकदम शुरू में समझा दिया गया है। और साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। पूरी थ्योरी ना करा के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपको थियोट्रिकल बहुत कम पूछा जाता है, आपको क्वेश्चंस के बेस पे आता है जो भी आता है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं, तो कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते राहुल सर ने आपको कंसेप्ट भी समझाया है और क्वेश्चंस भी कराए हैं। और जो सारे क्वेश्चंस हैं ना आपके KVS में जो आए हुए हैं, DSSS में, CTET में, वो सारी चीज़ें कराई गई हैं। सो हमारे सारे मैं आपको चैनल्स बता चुकी हूँ जो बेस्ट हैं। और स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, you can always ask me in the comment section. Till the time, all the best for your preparation and thank you.